हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। आज हम पॉलिटिकल लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रीएम्बल पर फुल डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन प्री एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। इस लेक्चर के बाद आप प्रीलिम्स एंड मेंस के सारे क्वेश्चंस प्रीएम्बल के रिलेशन में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर के जो प्रीलिम्स की क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइन्ड इन इट्स ए प्रीएम्बल, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी फंडामेंटल राइट्स, डी सेवेंथ शेड्यूल। तो इसके जो करेक्ट आंसर है, वेलफेयर स्टेट किसमें दिया गया है? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन इज, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने का पर्पस क्या है? ऑप्शंस है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बी सोशल डेमोक्रेसी, सी गांधी डेमोक्रेसी और डी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये भी हम अपने लेक्चर 1 में इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्ड सेकुलर was added to the preamble of the Indian Constitution by the सेकुलर वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? ऑप्शंस है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सी 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, डी 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो चलिए अब हम आज के लेक्चर पे आते हैं। व्हाट इज प्रीएम्बल? सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन जनरल कि प्रीएम्बल होता क्या है। प्रीएम्बल बेसिकली क्या होता है? एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है और इसका यूज होता है कि किसी भी चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग में इसको लगा सकते हैं। ये डिस्क्राइब करता है कि जो आगे टेक्स्ट या फिर जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट लिखा गया है उसका पर्पस या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो प्रीएम्बल होता है उसे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही नहीं लिखा जाता है, बल्कि ये किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट की एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के रूप में लिखा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लॉ है और प्रीएम्बल जो है इट इज लाइक एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जरूरी नहीं है कि सब कॉन्स्टिट्यूशन के आगे प्रीएम्बल होगा ही, इसलिए प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंशियल पार्ट नहीं कह सकते। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो किस तरह से इवोल्यूशन हुआ उसका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, जिसे कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था कौन सी डेट को? दिसंबर 13, 1947 में, और इसे अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 22 जनवरी 1947 में। तो ये प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी हैं, आपने इसको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जिसे कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूव किया गया था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी को निर्धारित किया गया है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन है। प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लास्ट में वोट किया गया था, जब सारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हो चुका था। इसका रीजन ये था कि जो प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक हार्मनी में रहे, इसीलिए इसको लास्ट में वोट किया गया था। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फर्स्ट था जो प्रीएम्बल से स्टार्ट हुआ था। बाद में जो अदर कंट्रीज थे उन्होंने इस प्रैक्टिस को फॉलो किया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रीएम्बल। हम एक बार प्रीएम्बल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। वी द पीपल ऑफ India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice,
social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी प्रीएम्बल में वर्ड्स यूज किए गए हैं, जो इसके आइडियल्स हैं और जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको आपने याद रखना है, बिकॉज इसमें से प्रीलिम्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ द प्रीएम्बल। फर्स्ट पॉइंट इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। According to preamble, Constitution derives its authority from the people of India. So जो ultimate authority है वो किनके पास है? People of India के पास है। So जो authority गवर्नमेंट को दी गई है वो लोगों ने खुद अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को दी है। लोग जो है वही क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी है। सेकेंड इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। जैसे कि प्रीएम्बल में वर्ड्स मेंशन किए गए हैं, sovereign, social, secular, democratic and republic। तो इससे हमें इंडियन स्टेट के नेचर के बारे में पता चलता है। थर्ड इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है, जैसे कि प्रीएम्बल में लिखा गया है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। देन इसकी डेट ऑफ एडॉप्शन के बारे में पता चलता है, दैट इज नवंबर 26, 1949। और इसको इनफोर्स कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। So this was the purpose of the preamble. Next हम डिस्कस करेंगे इस preamble part of the constitution। क्या preamble constitution का पार्ट है? तो ये मेंस में आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ जर्नल वे में नहीं लिखना होगा, आपको सारे किसके रिलेशन में जितने भी केसेस हैं उन्हें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट वेरोबरी केस में जो 1916 में हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल के सिग्निफिकेंस को तो रिकॉग्नाइज किया था, बट इट ऑल्सो हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वेरोबरी केस में ऐसे हुआ था। सेकेंड वॉज द केशव नंदा भारती केस 1973। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें आया था कि प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। केशव नंदा भारती केस को कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक माइलस्टोन, एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया कि वेरोबरी केस में कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को ओवरलुक मींस अनदेखा किया था। तो कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मोशन पास किया गया उसमें प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया था। तो इसलिए केशव नंदा भारती केस में वेरोबरी केस की जजमेंट को करेक्ट किया गया और इस केस में प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया। तो केशव नंदा भारती केस में कहा गया कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। देन थर्ड वन इज LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में जो आया था, उसमें कहा गया कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल और इनडिविजिबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम करंट पोजीशन की बात करें, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जैसे कि जो फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने कहा था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मोशन अडॉप्ट किया था कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो करंट पोजीशन को फाउंडिंग फादर्स की विचारधारा के साथ ही अलाइन किया गया है और प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया है। सेकेंड पॉइंट इज प्रीएम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ सोर्स ऑफ लिमिटेशन। मींस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर को पावर दी गई है या उस पर लिमिटेशन लगाई गई है, उनका सोर्स जो है वो प्रीएम्बल नहीं है। प्रीएम्बल इज नीदर द सोर्स ऑफ पावर
nor the source of limitations. Third is preamble is non-justiciable. Means जो preamble है, it is not enforceable in the court of law. So these were the important points related to the preamble. और मेंस के क्वेश्चन में आपने इन सारे केसेस को डिस्कस करना है. बेरुबरी केस, केशवनंदा भारती केस, LIC ऑफ इंडिया केस. और करंट पोजीशन क्या है इसको आपने याद रखना है. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड. क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? सबसे पहले देखते हैं केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस, जिसे कि एक माइलस्टोन और टर्निंग पॉइंट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में. तो इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड. प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसे अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बट विद अ कंडीशन, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि प्रीएम्बल को अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट प्रीएम्बल के बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकती अंडर आर्टिकल 368. नेक्स्ट बोमई केस में भी यही कहा गया, प्रीएम्बल इंडिकेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल के अंदर क्या कंटेन्ड है? बेसिक स्ट्रक्चर कंटेन्ड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये केसेस आपको अपना आंसर को सपोर्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं. तो इनकी क्या जजमेंट आई थी वो आपको इन सबको याद रखना है. नेक्स्ट नोट है, द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार. प्रीएम्बल को ओनली एक बार ही अमेंड किया गया है, और किसके थ्रू? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. ये प्रीलिम्स का फैक्ट है, आपको इसको याद रखना है. And the words secular, socialist and integrity were added to the preamble. तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया था. चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रीएम्बल एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें हम देखेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को इन लाइट ऑफ प्रीएम्बल इंटरप्रेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के क्या थॉट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट्स हैं, इन सबको हम देखेंगे. फर्स्ट इज द AK गोपालन केस जो 1950 में आया था. इस केस में पिटिशनर के थ्रू डिमांड किया गया था कि प्रीएम्बल को एक कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट एड मानना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल के साथ इंटरप्रेट किया जाना चाहिए. और इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रिस्पॉन्स था? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन नीड नॉट बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द प्रीएम्बल टू बी यूज्ड ओनली वेयर देयर इज एम्बिग्विटी. मीन्स ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा प्रीएम्बल के थ्रू ही इंटरप्रेट किया जाए, बट जब एम्बिग्विटी की सिचुएशन अराइज होती है, एम्बिग्विटी मीन्स कोई जब दुविधा अराइज हो जाती है या फिर ऐसी सिचुएशन विच इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं प्रीएम्बल को. तो आपको याद रखना है इसमें कि AK गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये कर सकते हैं प्रीएम्बल को, लेकिन हमेशा नहीं. जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जहाँ पे एम्बिग्विटी हो, वहां पे हम प्रीएम्बल को यूज कर सकते हैं. सेकेंड इज बेरुबरी यूनियन केस जो कि 1960 में आया था. इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल जो है इट इज लाइक अ लाइट हाउस, और एम्बिगुअस सिचुएशन क्रिएट होने पर प्रीएम्बल को एज अ की यूज किया जा सकता है टू ओपन द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो ये डिसीजन भी गोपालन केस के साथ ही अलाइन किया गया था. थर्ड वन वाज द केशवनंदा भारती केस जो कि 1973 में आया था. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल के नोबल विजन या फिर नोबल आइडियाज के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना चाहिए. मीन्स जो इसमें नोबल आइडियाज दिए गए हैं प्रीएम्बल में, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जा सकता है. So these were the three cases related to the interpretation of the constitution in relation to preamble.
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइडियल्स ऑफ द इंडियन स्टेट एज फाउंड इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के थ्रू हमें इंडियन स्टेट के आइडियल्स के बारे में पता चलता है। लेट्स सी, एज पर प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग इंडिया क्या है? इंडिया इज सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज sovereign. Preamble states that India is a sovereign state which implies the independent authority of India. Means India एक independent nation है, अभी colony नहीं है, and it can take any decision. चाहे वो external sphere हो या फिर internal sphere हो, तो ये कोई भी पॉलिसी बना सकता है इंटरनल और एक्सटर्नल स्फीयर के रिलेशन में। मींस इंटरनल सॉवरेनिटी भी है और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी भी है। इंटरनल सॉवरेनिटी मींस विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया जो स्टेट है वो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, एक्सेप्ट जो सम रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसको छोड़ के स्टेट जो होती है वो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। और एक्सटर्नल का मतलब है कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज बना सकती है विदाउट द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इसकी चैलेंजेस क्या है? इंडिया का जो सॉवरेन कैरेक्टर है वो डाइल्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, और इसके लिए इसके सामने कौन से चैलेंजेस हैं? मेनली है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो ग्लोबलाइजेशन वीकन्स करता है सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट, लेकिन अगर हम इंडिया का केस देखें हम इसे नहीं मान सकते कि इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो कम हुई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हम इसे क्यों नहीं कहते कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया की सॉवरेनिटी रिड्यूस हुई है। बिकॉज अगर हम ग्लोबलाइजेशन के बाद की बात करें तो इंडिया की जो पावर है वो इंक्रीज हुई है, और एबिलिटी टू एक्सरसाइज फ्रीडम किसके ऊपर डिपेंड करती है? पावर के ऊपर। तो पावर क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। इंडिया को आज इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर माना जाता है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया को परमानेंट सीट के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट माना जा रहा है। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है कि इंडिया की जो पावर है वो इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स जो इंडिया की एबिलिटी है टू एक्सरसाइज फ्रीडम वो इंक्रीज हो रही है, ना कि डिक्रीज हो रही है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट टर्म को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और टर्म सोशलिस्ट बेसिकली डिनोट करता है यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मींस ऐसा पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इस टर्म को ऐड तो किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, बट इससे पहले भी सोशलिज्म का आइडिया इससे पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। किसकी फॉर्म में? डीपीएसपी की फॉर्म में। एंड इन द वर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एज वेल एज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो फॉर्मली इस वर्ड को ऐड करने से पहले भी हमारे डीपीएसपी एंड प्रीएम्बल्स के वर्ड्स में सोशलिस्ट पहले से ही इंक्लूडेड था, लेकिन इट वाज नॉट एक्सप्लिसिट, इट वाज इम्प्लिसिट। अब सोशलिज्म की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा वाइड है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के पर्टिकुलर केस की डेफिनेशन जो है उसी को ही हम इसमें यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इन समंता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997, सोशलिज्म इन इंडिया मीन्स, इंडिया में सोशलिज्म का क्या मतलब है? रिड्यूसिंग inequalities in income and status, providing equality of opportunity and life of dignity। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया में जो सोशलिज्म है उसका क्या मीनिंग है? इनकम एंड स्टेटस बेस्ड के ऊपर इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना, प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना और एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करना। So this was the socialism according to the Supreme Court in the Samanta versus State of Andhra Pradesh। Now इसके challenges क्या हैं देखते हैं। India had adopted neoliberal model of development based on the Washington Consensus। चलिए अब देखते हैं कि इसके challenges क्यों है। सोशलिज्म के, इंडिया में जो सोशलिज्म है उसके लिए क्या challenges हैं। तो इंडिया की जो कमिटमेंट है टू सोशलिज्म, इट वाज चैलेंज्ड since India adopted the neoliberal model in 1990s। 1990s में
इंडिया ने न्यू लिबरल मॉडल को अडॉप्ट किया था। तो अगर हम ऑक्सफैम रिपोर्ट 2017 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग 1% ऑफ द इंडियंस होल्ड 70% ऑफ द वेल्थ। 1% लोगों के पास इंडिया की 70% वेल्थ है। और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन हैव डिक्लाइन। जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। पर्सन्स बिलो पॉवर्टी लाइन जरूर डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। और ये जो सारी सिचुएशन है देखा जाए तो ये चिंता का विषय है। बट फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने टोटली सोशलिज्म के आइडिया को इग्नोर किया है और सोशलिज्म को ही अभी भी इंडिया में प्रायोरिटी दी जा रही है। और इसको प्रायोरिटी दी जा रही है हम किस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि 11 एंड 12 5-year प्लान में क्या इंक्लूड किया गया था। इसमें बात की गई थी इंक्लूसिव ग्रोथ की, मीन सबको साथ लेके चला जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी स्कीम्स लाई जा रही है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए एमजी नरेगा या फिर राइट टू फूड है, राइट टू एजुकेशन है। तो इन सारी स्कीम्स के थ्रू पता चलता है कि इंडिया में जो सोशलिज्म है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इवन की जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी लाने की कोशिश कर रही है। तो सोशलिज्म जो है वो इंडिया में डाइल्यूट नहीं हुआ है और यहाँ पे ये डाइल्यूट भी नहीं हो सकता, बिकॉज वर्ल्ड के काफी सारे जो ह्यूज नंबर ऑफ पुअर पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। तो सोशलिज्म का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि सोशलिज्म जो है और जो सोशलिज्म का जो आइडिया इंडिया में है वो डाइल्यूट हो चुका है या वो खत्म हो चुका है। अभी भी गवर्नमेंट जो है वो सोशलिज्म के बेसिस पे ही इनकम एंड स्टेटस की जो इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है और इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी और डिग्निफाइड लाइफ लेके आने की कोशिश की जा रही है। तो मेंस आंसर राइटिंग करते वक्त आपने बिल्कुल नेगेटिव से इंप्रेशन नहीं देना है कि बिल्कुल आप नेगेटिव वन साइडेड एक्सप्रेशन नहीं देना है कि यस डाइल्यूशन हो रही है। आपने एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट देना है कि सोशलिज्म कैसे, उसको क्या चैलेंजेस है और कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है, और बैलेंस्ड व्यू देना है लास्ट में जाके। नेक्स्ट कैरेक्टर है सेकुलर। सेकुलरिज्म जो है वो एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है जिसमें कि हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे हम एक बहुत ही लिमिटेड वे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर प्रीएम्बल, बिकॉज जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो उसके ऊपर अलग से एक जो क्वेश्चन आया उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिफरेंट लेक्चर में होगा। अभी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके रिलेशन में। जो टर्म सेकुलर है उसको ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है, बिकॉज अगर देखा जाए स्टेट का अपना कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। और सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट देखें तो हमें कहाँ पे मिलता है, प्रीएम्बल में या फिर आर्टिकल 25 से 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या दिए गए हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, क्योंकि हम आगे फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। चलिए सेक्युलरिज्म के रिलेशन में जो सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें कोर्ट ने एक्सप्लेन किया दैट इंडिया इज नीदर एंटी गॉड नॉर प्रो गॉड। ना तो इंडिया एंटी गॉड है ना ही प्रो गॉड है। इट ट्रीट्स अलाइक द डिवोटी एंटागोनिस्टिक एथिस्ट। चाहे कोई डिवोटी है, चाहे कोई एंटागोनिस्टिक या फिर एथिस्ट है, उन सबको एक जैसे ही ट्रीट किया जाएगा। इट एलिमिनेट्स गॉड फ्रॉम द मैटर्स ऑफ द स्टेट। स्टेट के जो मैटर्स है उसमें गॉड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड इंश्योर्स कि रिलीजन के बेसिस के ऊपर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। स्टूडेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती है ये हमारी आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होती है। इन्होंने कौन सी अपनी जजमेंट दी थी उसको हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में, तो इसलिए इनके जो वर्ड्स होते हैं आपको इसको माइंड में रखना चाहिए। सेकेंड केस देखते हैं, बाल पाटिल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑल रिलीजन्स and religious groups must be treated equally and with equal respect। चाहे कोई भी religious group है उनको एक equal respect दी जाएगी
और इक्वली ट्रीट किया जाएगा। कोई भी रिलीजन जो है वो छोटा बड़ा नहीं है। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है जहाँ पे कोई भी किसी भी रिलीजन को चूज कर सकता है, लेकिन स्टेट का अपना कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है। तो अगेन एंड अगेन ये किया जाता है कि स्टेट will have no specific religion. Next, SR Bommai versus Union of India केस में क्या हुआ था? Apex Court found the concept of secularism as a basic feature of constitution. सेक्युलरिज्म को जो प्रीएम्बल में ऐड किया गया है, इसको क्या माना गया है? बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। तो इट वाज इन द एसआर बोम्माई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। तो इसमें भी सेक्युलरिज्म को लेके भी इंडिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, फर्स्ट इज द मिंगलिंग ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। मीन्स पॉलिटिक्स में रिलीजन को मिक्स कर दिया जाता है एंड जो वोटर्स है उनको प्राइमोर्डियल आइडेंटिटीज जैसे कि रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा के बेसिस पे मोबिलाइज किया जाता है वोट बैंक के लिए। सेकेंड चैलेंज इज कम्युनल पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स भी हो जाते हैं। थर्ड इज द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, और जो अभी रिसेंट ईयर्स में हिंदू नेशनलिज्म का जो राइज हो रहा है उसकी वजह से मॉब लिंचिंग के केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। और इसके अलावा यूथ जो है, बेसिकली जो मुस्लिम यूथ है, उन्हें मोबिलाइज किया जा रहा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है उनको चेंज किया जा रहा है। इसके अलावा काफी सारे इंसिडेंट्स आए हैं जिसमें कि मुस्लिम यूथ जो है वो इंस्पायर हो रहे हैं रेडिकलाइज ग्रुप जैसे कि ISIS के थ्रू। तो ये सारे जो है वो सेक्युलरिज्म के लिए एक चैलेंजेस हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो क्या है, वो सेक्युलरिज्म के, इंडिया में सेक्युलरिज्म के लिए क्या है, चैलेंजेस है। इसके अलावा जो लव जिहाद के केसेस हैं, रिकन्वर्जन के, घर वापसी के केसेस हैं, ये सब जो है वो सोसाइटी में क्या क्रिएट कर रहे हैं, कम्युनल टेंडेंसीज क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या है, सेक्युलरिज्म के लिए क्या है, चैलेंजेस ही है। बट अगेन क्या सेक्युलरिज्म टोटली जो है वो डाइल्यूट हो चुका है? नहीं, इसको हम डिफेंड करेंगे कि सेक्युलरिज्म जो है वो डाइल्यूट नहीं हुआ है, बिकॉज जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सिविल सोसाइटी के साथ मिलके, और जो इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन ट्रेडिशन किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा टॉलरेशन के ऊपर बेस्ड है, इन सबको मिला के सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करती है, इसको टाइम टू टाइम सेक्युलरिज्म को सेव किया जाता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सेक्युलरिज्म जो है वो इंडिया में डाइल्यूट हो चुका है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया में क्या है कि एक ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन बॉडी है जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। और ये जो इलेक्शन कमीशन के अंडर क्या होता है, इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मीन्स इंडिया में क्या होता है कि डायरेक्टली लोग पावर में नहीं आ जाते, बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो कि आगे पार्लियामेंट में जाके उनकी बात को रखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए इंडिया में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कौन से लेवल पे है, ग्राम सभा लेवल पे। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या है। अगर थर्ड वर्ल्ड की बात की जाए तो इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करें तो इंडिया एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, ना कि सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है। अब देखते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी क्या होता है। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी मीन्स जिसमें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी मीन्स जहां लोगों की विल को गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स पे फुली इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सब्सटेंटिव लेवल पे अभी पूरी तरह से इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं आई है। इवन प्रोसीजरल लेवल के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यूज ऑफ मसल पावर एंड मनी पावर। तो ये प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के आगे भी अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन द्वारा टाइम टू टाइम रिड्यूस किया जाता है, एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। और गवर्नमेंट सब्सटेंटिव लेवल पे भी डेमोक्रेसी लेके आने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट द्वारा सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस इंट्रोड्यूस करने के लिए काफी सारे, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिटिंग वगैरह को भी इंट्रोड्यूस किया गया है।
तो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो इंडिया में है वो ऐसा नहीं है कि पूरा डाइल्यूट हो चुका है, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर हमारे यहाँ पे प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। हाउएवर देयर आर सम कंसर्न्स, जो कि जैसे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मसल पावर एंड मनी पावर, और सब्सटैंटिव लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है वो क्या हो गया है, डाइल्यूट हो चुका है। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, ना कि हेरिडिटरी मोनार्क है जैसे कि किंग और क्वीन होते हैं। प्रीएम्बल में जो वर्ड रिपब्लिक है वो इंडिकेट करता है कि इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, और उसे इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 years के लिए। और वर्ड रिपब्लिक शो करता है अ गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है बाय द पीपल रेदर देन एनी बर्थ राइट। हाउएवर इंडिया में वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे किंग और क्वीन जो हेरिडिटरी मोनार्क है वो नहीं है। मीन्स यहाँ पे जो हेड है वो लोगों के थ्रू ही इलेक्ट होके आता है, हाउएवर इनडायरेक्टली। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एनश्राइन्ड इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। Preamble to the Constitution of India secure to all its citizens। इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस में कौन कौन से जस्टिस को लेके करेंगे? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जस्टिस। जस्टिस जो है उसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तीनों की बात की जाएगी, और ये कहाँ से लिया गया था? रशियन रेवोल्यूशन से। फर्स्ट इज द सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस डिनोट करता है कि सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और किसी को भी कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स वेल्थ, इनकम, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स सब सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं और सबको पॉलिटिकल ऑफिसेज में इक्वल एक्सेस होगा, और सब सारे सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट प्रोसेसेस में इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इन आइडियल्स को अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजंस हैं? ईपीएसपी, जो कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। देन इन केस ऑफ द एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट एम ऑफ सोशल जस्टिस was to attain a substantial degree of social, economic and political equality, which was the legitimate expectation and the constitutional goal। तो सोशल जस्टिस के रिलेशन में आप इस केस को इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपने ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रीलिम्स में डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लिबर्टी को लैटिन वर्ड लाइबर से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है फ्री। लिबर्टी का मीनिंग है कि किसी भी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज पर कोई भी रिस्ट्रेन नहीं लगाया जाएगा, और इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है। प्रीएम्बल सिक्योर करता है इंडिविजुअल की लिबर्टी, कैसे? उसके थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ एंड वर्शिप की। और इसे किसके थ्रू सिक्योर किया जाता है? थ्रू द फंडामेंटल राइट्स, और जो कि इन्फोर्सेबल है, जस्टिशिएबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन लिबर्टी का मीनिंग ये नहीं कि कोई कुछ भी कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी को इंजॉय कर सकता है, बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स भी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, there are some restrictions imposed। Next is equality, equality of status and of opportunity, means किसी भी particular section of society को कोई भी special privilege नहीं दिए जाएंगे और सभी को adequate opportunities provide करवाई जाएंगी। और equality में basically civic,
पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इंक्लूडेड है। और ये जो सिविक टाइप की इक्वालिटी है उसको हम देख सकते हैं आर्टिकल 14, 15, 17 एक्सेट्रा में। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual, unity and integrity of the nation। फ्रेटर्निटी का मीनिंग क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मीनिंग होता है स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, मीन्स एक ऐसी फीलिंग जिसमें सबको लगे कि उनकी जो मदरलैंड है वो सेम है। और इस कॉन्सेप्ट को किसके थ्रू प्रमोट किया जाता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रमोट किया गया है थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ऑल्सो थ्रू द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में ये कहा गया कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया। इसके अलावा फ्रेटर्निटी क्या श्योर करती है? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। आइडियल्स ऑफ जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी थे उनको कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 से 1799 तक था। तो आपने याद रखना है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और जस्टिस वाला जो आइडिया था उसे रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया था। इसके अलावा जो वर्ड इंटेग्रिटी है इसको ऐड किया गया था प्रीएम्बल में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो इसके साथ ही हमारी प्रीएम्बल की डिस्कशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीएम्बल के बेस पे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स एंड मेन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।